Good evening, students. This is a biology educator, and today we will start with the second lecture of chapter 5, the fundamental unit of life. Now, in the previous lecture, we discussed about what is known as the fundamental unit of life. Fundamental unit of life किसे बोलते हैं? सेल को बोलते हैं. एंड सेल को हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं सेल के लिए, स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life, right? And we also discussed that Robert Hooke was the first person who discovered the cell, and the cell he discovered was Cork in the year 1665. So now we will start with the second part, what are living organisms made up of, and for this we will proceed with the activity which is given in your NCERT. What we have to do, we have to take an onion bulb. So let's draw an onion bulb. इसके छिलके उतारने हैं. छिलके कुछ इस टाइप का निकलेगा, है ना. हाफ पार्ट काट के निकलेंगे तो इस टाइप का निकलता है. इसके इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव रीजन. एंड इसके भी कॉनकेव रीजन में से भी हम लोग क्या करना है? पीलिंग करनी है. इसके भी छिलके, इसके और हम लोग क्या निकालेंगे? पीलिंग करेंगे. पीलिंग करने के बाद जो ये बाहर वाला ट्रांसपेरेंट, एक और ट्रांसपेरेंट लेयर निकलता है, वो आपको इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है. तो इसको ट्रांसपेरेंट लेयर को कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स, एंड दैट पार्ट इज नोन एज एपिडर्मिस. एंड एज वी नो कि प्लांट टिश्यू में आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस ही होता है, जो सारे प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. नाउ जैसे ही हम लोग इस ट्रांसपेरेंट लेयर को निकालेंगे, इसे हम लोग कहाँ डालना है? एक वॉच ग्लास में. और वॉच ग्लास में हम लोग जब डालेंगे तो इसमें हमें पानी भी ऐड करना है, सो दैट दिस लेयर do not dry up very quickly. क्यों? क्योंकि हम लोग लेबोरेटरी कंडीशन में काम कर रहे हैं, राइट? अगर लेबोरेटरी कंडीशन में काम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके स्लाइड पे ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उस पार्ट को जिससे हमें सेल प्रिपेयर करना है, उसे हमें स्लाइड प्रिपेयर करना है, हमें क्या करना है? उसे सूखने से रोकना है. सो फॉर दैट वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड हियर, है ना, क्लीन ग्लास स्लाइड. एंड एक पेंट ब्रश की मदद से यहाँ पे जो वॉच ग्लास में आपने ओनियन का जो कवर रखा था, उसको आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ पेंट ब्रश. कोई भी एक पतली सी पेंट ब्रश लेके यू विल ट्रांसफर इट हियर. नाउ एक ट्रांसपेरेंट करने के बाद, इसके बाद इसमें भी हमें क्या डालना है? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उसे फैला देना है पानी की मदद से प्रॉपर, ताकि एक प्लेन आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो सके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन. ईदर यू कैन ऐड सैफरन इन सॉल्यूशन और यू कैन ऐड आयोडीन सॉल्यूशन एज वेल. दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. क्यों यूज़ करेंगे? पहले ही मैंने बताया कि जब आप इस पीलिंग को करेंगे तो ये जो लेयर मिलेगी आपको, कैसे मिल रही है? ट्रांसपेरेंट. और क्या ट्रांसपेरेंट लेयर से हम कुछ भी स्टडी कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा आगे चल के, हम लोग इस एक्टिविटी के बाद देखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर देते हैं? कलर देते हैं. सो व्हाट दिस सैफरनिन सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन इज डूइंग, दैट दे आर एडिंग और गिविंग कलर टू द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द सेल. नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक कवर स्लिप की मदद से, ऐसा कवर स्लिप होता है, छोटा सा रहेगा, we will place it on that slide. Either you can do it alone or you can do it with the help of teacher. and इसे इस तरह से करना है so that कोई भी एयर बबल आपकी उस स्लाइड में, उस पर्टिकुलर पोर्शन जो कि कवर स्लिप से कवर करेंगे हम लोग, उसमें कोई भी आपकी एयर बबल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर जो स्लाइड है वो अच्छी प्रिपेयर नहीं होगी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. ये बेसिकली क्या यूज़ करता है? इट यूजेस अ सोर्स ऑफ लाइट टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स. नाउ क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट डू वी ऑब्जर्व व्हेन वी लुक थ्रू द लेंस? क्या ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा? यस, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स यू विल सी. ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर दिखेगा. एंड इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल. एंड पूरे यूनिट्स को क्या बोलेंगे? सेल्स. एंड इन सेल्स में आपको दिखेगा एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस. डिफरेंट साइजेस का मतलब क्या हो गया?
एक छोटा बना लेते हैं, ठीक है, एक पतला ले लेते हैं, मान लो इस टाइप का ओनियन भी बना, एक बड़ा ले लेते हैं, बहुत शेप साइज़ के ओनियन मिल जाएंगे आपको, अलग अलग शेप अलग अलग साइज़ के आपके ओनियन बल्ब होंगे, उसका हम लोग क्या करना है, छिलके उतार के यही बेसिक सारे जितने स्टेप्स हैं सेम वही करना है। तो क्या क्या हमें ऑब्जर्व होगा, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना, बिकॉज हम लोग ओनियन पील ही यूज़ कर रहे हैं, है ना, ओनियन पील ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपके क्या होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही दिखेंगे, एंड सेल्स कैसा दिखेगा, ऐसा ही हेक्सागोनल शेप। नाउ व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर है, यही सेम स्लाइड आपको हर, चाहे आप इस तरह का ओनियन बल्ब यूज़ कर लें, चाहे इस तरह का ओनियन बल्ब यूज़ करें, चाहे इस तरह का ओनियन बल्ब, सिमिलर शेप साइज़ के आपके दिखेंगे। नाउ इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि ओनियन बल्ब चाहे किसी भी साइज़ के हों, डिफरेंट साइज़ के हों, सेम साइज़ के हों, उनका क्या होगा, सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको इसी टाइप के हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर ही दिखेंगे। इसका मतलब हो गया दैट सेल्स ऑफ द ओनियन पेल will look same regardless of the size from where they came from। ना क्यों, because same onion bulb ही हम यूज़ करें क्या, and these structures, these small structures, ये जो होते हैं ये पूरा onion bulb का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक जो छोटे छोटे ये जो सेल्स हैं यही तो आपके छिलके में मिले ना, इन्हीं छिलकों को मिला के हम लोग एक ओनियन बल्ब बना रहे हैं, तो यही पूरा क्या करते हैं, एक पूरा ओनियन बल्ब, इस पूरे यही सेल्स जो हैं यही मिलके क्या बनाएंगे, ओनियन पील, एंड यही ओनियन पील मिलके क्या बनाएगा, एक ओनियन बल्ब। यानी ये हमारे क्या हो गया, ओनियन के लिए तो ये एक बिल्डिंग यूनिट का काम करेगा, है ना। अब अगर हम ओनियन बल्ब की बात करें तो इन पर्टिकुलर ओनियन बल्ब में तो यही बिल्डिंग यूनिट का काम करे, तो क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म में भी यही सिमिलर कुछ मिलता है क्या, तो येस, वी विल ऑब्जर्व दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं सब इन्हीं सेल से मिलके बने हैं। हाउएवर कुछ ऐसे सिंगल सेल्स भी होते हैं जो खुद की कैपेबिलिटी पे भी एग्जिस्ट करते हैं। सो आर यू क्लियर विद दिस एक्टिविटी? नाउ लेट्स प्रोसीड विद द few historical part of the cell. Now, cells, as we have discussed that first it was discovered by in 1665 with the help of a simple microscope, primitive microscope, because उस टाइम पे उतनी scientific discovery होती नहीं थी, तो आपकी क्या है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी दे दी। नाउ ल्यूवेनहोक ने 1664 में, ये 1665 में, 1664 में रॉबर्ट हुक से बेटर माइक्रोस्कोप यूज़ किया, तो इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर सेल की डिस्कवरी की बात हो कि सेल किसने पहली बार डिस्कवर किया था, यू विल ऑलवेज यूज द टर्म रॉबर्ट हुक ओनली, है ना। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, तब आप किसका नाम लेंगे, ल्यूवेनहोक का। एंड अगर ईयर पूछा जाए तो 1674। एंड उसी के अराउंड रॉबर्ट ब्राउन ने भी 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, एंड पार्किंजे ने 1839 में एक टर्म दिया था जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, या फिर प्रोटोप्लाज्म को एक और टर्म यूज करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल। क्यों लिविंग पार्ट? जब हम लोग आगे देखेंगे तो थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, हर सेल के 3 बेसिक पार्ट आपको हमेशा याद रखना है। एक तो आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक होता है इनर फ्लूइड पार्ट जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक बीच में एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें कि आपकी जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये तीनों बेसिक पार्ट अगर किसी भी सेल में रहे तो दैट मीन्स इट इज अ लिविंग सेल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ हमने बोला कि प्रोटोप्लाज्म को बोला जा रहा है फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल या लिविंग पार्ट, मतलब कि उसमें आपके न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। यानी इफ यू हैव टू राइट एन इक्वेशन देन वी कैन राइट दैट प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस cytoplasm. This thing you have to remember. Correct? Now, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम बोलते हैं
सेल थियोरी, यानी सेल से रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस दिया गया था। सबसे पहले हाइपोथेसिस देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है श्लीडेन एंड श्वान इन 1838-1839। इन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट हैं या एनिमल हैं, जितने भी आपके प्लांट हैं चाहे एनिमल बॉडी है, वो सब किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। एंड सेल ही क्या कहलाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी की लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। कुछ भी बाहर या रेफरेंस बुक उसमें अलग से लाइन दिया होगा, दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग विच हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी ओनली। तो सेल थियरी में स्लीडन एंड शॉन ने क्या बोला था? प्लांट एंड एनिमल बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल, एंड सेल को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन 1855, 1838, 1839 में तो स्लीडन एंड शॉन ने ये पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर इन 1855 एक और साइंटिस्ट आए थे, रूडोल्फ वर्चॉ। इन्होंने एक टर्म यूज किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, omnis cellula e cellula, that means all pre-existing cells develop from existing cell only। जितने भी pre-existing cells हैं वही क्या करते हैं? नया सेल का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से आपकी बॉडी में नहीं बनती है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था जाइगोट से, है ना। जाइगोट में डिवीजन हुआ, उससे पूरी एक बेबी बनी अल्टीमेटली। बेबी के बाद क्या हुआ? यही आपका उसमें अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम पूरे डेवलप हुए एंड इंडिविजुअल डेवलप हुआ। तो अगर डिवीजन की बात की जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जाइगोट से, और इन्हीं में डिवीजन हो रहा है। मतलब कोई भी अगर बॉडी पार्ट बने, चाहे आप किडनी की बात कर लो, वेदर यू टॉक अबाउट स्टमक और हार्ट, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो किससे डेवलप हो रहे हैं? जाइगोट से। यानी हमारी बॉडी में एक ही सेल है जो सारी चीज़ों को डेवलप कर रहा है। अलग से कुछ बाहर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल यूज़ करके हम नया सेल की डेवलपमेंट नहीं कर रहे। दैट मीन्स ऑल द न्यू सेल्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। तो उन्होंने टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और यही चीज़ लिखा हुआ है कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, तो अलग अलग जो सेल्स के और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या यूज़ करेगा? वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है एक्चुअली। अंडरस्टूड? तो सेल थियरी में दो चीज़ें आपको याद रखना है कि एनिमल और प्लांट सेल की बॉडी किससे बनी है? सेल से मिलके बनी है, एंड द सेल इज टर्म्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड द सेकंड एडिशन टू सेल थियरी वाज omnicellular e cellular, means all cells arise from pre-existing cells only. Now just give me a second. अब जब ये अलग अलग मैग्नीफाइंग लेंस माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी हो गई, तो हमें क्या मिला कि जो एक सिंगल सेल है ना, तब हमें ये पता चला कि जो सेल के बेसिस पे भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो सेल के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे तो ये दो बेसिक पार्ट में डिवाइड होंगे। एक ऐसे सेल होंगे, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, और एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है। थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो। यूनी का मतलब क्या हो गया? यूनी का मतलब होता है सिंगल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल से ही पूरी बॉडी बनी हो, एक ही सेल ही है, ठीक है, एक ही सेल है, वही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड यहाँ पे यूज है मल्टी, तो वी विल से कि मेनी सेल्स आर देयर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेनी सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, वो पूरी बॉडी बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ना यहाँ पे ना डिफरेंसेस आपको हमेशा समझना है। एक सिंगल सेल है, मतलब इनकी बॉडी भी क्या होगी? काफ़ी सिंपल होगी, है ना। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वी कैन राइट, सिंपल बॉडी।
यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा। भाई एक सिंगल सेल ईजियर काम करता है, मल्टीपल सेल बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के आते हैं। दूसरी, एक ही सिंगल सेल से क्या हो जाए कि बेसिक फंक्शन जो भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सब एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। यहाँ पे हर फंक्शन परफॉर्म के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड तो वो हार्ट की एक सेल करेगी। अगर हम स्टमक की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो स्टमक की सेल करेगी, यहाँ डाइजेशन ऑफ फूड। यानी हर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या है, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है। नाउ थर्ड डिफरेंस विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। इनका क्या होगा, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या हो गया, जीवन जो आपने द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज और यू कैन से डेथ ऑल्सो, जितनी आपकी टाइम पीरियड है इसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। कि आपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक जो टाइम अपना स्पेंड किया है तो उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, इट विल बी अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट विल बी अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अमीबा सिंगल सेल का होता है एंड सिंगल सेल, उसके अलावा और एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी ऑल्सो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररी माउंट, जैसे हमने 5.1 एक्टिविटी में जैसे स्लाइड प्रिपेयर किया था तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स यूज़ हुए हैं। लीफ पील यूज़ हुआ है, रूट यूज़ हुआ है एंड इवन पील्स ऑफ ओनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसको परफॉर्म करने के बाद ना आपको ये पता चलेगा कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन शेप एंड साइज। क्या सारे जितने भी हमने स्लाइड्स प्रिपेयर किए सारे सिमिलर शेप साइज के होंगे? नहीं। क्यों क्यों ऐसा होगा? बिकॉज आपकी जो ओनियन बल्ब है ना उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट यूज हो रहा है, दैट इज वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन सिमिलर, लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर ऑल्सो। क्या सेम स्ट्रक्चर रहेंगे? नहीं भाई, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से आपने सेल्स लिए हैं, आपने उससे स्लाइड बनाया तो आपके सेल्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। Could we find differences from different parts of the blood? Could we find differences among cells from different parts of the body? Yes. हमें भाई अलग अलग डिफरेंट बॉडी प्लांट पार्ट से अलग अलग टाइप के ही सेल्स दिख रहे हैं। What are the similarities? तो सिमिलैरिटीज जैसे मैंने बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, है ना। ये सारे पार्ट्स आपके क्या होंगे, सेम रहेंगे ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में आपके अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं। पहले है स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, है ना, नर्व सेल ये, फ्लैट सेल, फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म, ओवम। सब कितने डिफरेंट शेप साइज के हैं ना। क्या सिमिलर शेप साइज के हैं? सब एक ही हैं? नहीं, चलो ठीक है हम स्क्वायर हो जाते हैं, हम ना सर्कल हो जाते हैं, हम स्क्वायर हो जाते हैं, नहीं चलो ठीक है हम रेक्टेंगल हो जाते हैं, नहीं। एवरी सिंगल सेल विच हैज़ बीन गिवन हियर लुक डिफरेंट टू ईच अदर। क्यों ऐसा डिफरेंस होता है? ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? ऐसा डिफरेंस इसलिए होता है बिकॉज उनको क्या परफॉर्म करना है। दीज आर द सेल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या सिंगल सेल है? ऑफ कोर्स दे आर। ह्यूमन बींग्स आर a prevalent example of multicellular organism. Now स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, सब अलग अलग सेल्स हैं। इनके इतना डिफरेंसेस शेप और साइज में क्यों है? बिकॉज ऑफ द फंक्शन दे विल परफॉर्म। क्योंकि उन्हें अलग अलग बॉडी में फंक्शन करना है, उनके बेसिस पे इनकी एक आपकी ये सेल होती है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फैट सेल। फैट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल है, इतना बड़ा स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा? ऑब्वियसली फैट होगा। और फैट क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। यानी ये इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक स्टोर्स फैट। फैट स्टोरिंग आपकी सेल है तो इसको बोलते हैं फैट सेल। तो इसका काम है फैट को स्टोर करना, ताकि जब अगर बॉडी मान लो प्रॉपर ढंग से डाइट नहीं ले रही है तो उस टाइम में भी हमें एनर्जी चाहिए। हम लोग फॉर एग्जांपल फास्टिंग करते हैं, है ना। फास्टिंग के टाइम में हमें क्या होता है?
हम लोग के पास कोई भी एनर्जी नहीं होता, वी फील वेरी लो, तो उस टाइम तो हमें सीधे ख़त्म हो जाना चाहिए भाई, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी कर रही होती है, इन दी फ्रॉम दीज फैट सेल्स ओनली, एंड दीज फैट सेल्स विल मेक अ टिश्यू नोन एज एडिपोज। यहाँ से आपकी क्या मिलती है, हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी मिल रही होती है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, ब्लड सेल। नाउ टिश्यू में ना मैं ब्लड सेल 2 टाइप के आपको समझाऊंगी बेसिक वे में, लेकिन एक्चुअली में उनको भी अगर डिवाइड किया जाए तो 5 टाइप के आपके ब्लड सेल्स होते हैं, सॉरी 4 टाइप्स के। तो अगर मान लो हम लोग एक एग्जांपल, हम लोग भाई बचपन से ही एक तो सेल हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इनका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन की डिलीवरी करना जितने भी बॉडी पार्ट है उनमें। ना ऑक्सीजन की जब डिलीवरी करते हैं ना, तो जब आरबीसी को जाना होता है या पूरे बॉडी पार्ट में हम लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, तो क्या वो आराम से पहुंच जाती है हर जगह? नहीं, उसका शेप जो होता है इट इज बाई कनकेव, मतलब आपकी जो सेल होगी वो कुछ अंदर से ना धंसा रहता है, डिप्रेशन रहता है। अगर उसको लॉन्गे ऐसे करके देखेंगे, सेल को उठा के देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ही इन्हें एक्चुअली उन पार्ट्स तक भी पहुँचाना है जहाँ पे आपकी कोई और सेल बॉडी की नहीं पहुँच सकती, वहाँ भी जाके ऑक्सीजन डिलीवरी करना है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी चाहिए चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, उनका शेप भी वैसा होना चाहिए, बिकॉज दे आर बाइकनकेव इन नेचर, सो दे कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स, कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्लड वेसल हो। ब्लड वेसल पता है कितने टाइप के होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। ब्लड वेसल आपके बेसिकली ना 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। नाउ आरबीसी को ना तीनों जगह जाना है, आरबीसी को आर्टरी में भी जाना है, वेन्स में भी जाना है, कैपिलरी में जाना है। आर्टरी और वेन में तो आराम से चले जाते हैं बिकॉज उनका डायमीटर भी थोड़ा बड़ा होता है। कैपिलरीज का ना बहुत पतला डायमीटर होता है। मान लीजिए आर्टरीज का ये है, वेन्स का भी हम इतना कर लेते हैं, कैपिलरी का दे विल बी वेरी 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 फाइन, बहुत ही पतले होते हैं। एंड यहाँ से ना अगर मान लीजिए ये फैट सेल चली जाएगी ना, तो वहाँ से पास ही नहीं कर पाएगी, यहाँ तो ब्लॉक हो जाएगी ना। दैट इज वाई फैट सेल विल नॉट डू दैट एक्टिविटी, इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो फैट सेल का सिर्फ काम क्या होता है, फैट को स्टोर करके रखना। आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को, एंड दैट इज वाई उसका शेप भी ऐसा होता है। नाउ एक जो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रीफ मैं यहाँ दे रही हूँ। अगर एक बेसिक सेल की बात करें तो ये आपकी नर्व सेल है। नर्व सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन ऑल्सो, ठीक है। अब इसका शेप क्या है, दिख रहा है, बहुत लंबा है, स्टार्टिंग में ब्रांचेस है। ये जो ब्रांचिंग वाला जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। अब मेन जो काम न्यूरॉन का क्या होता है ना, मैसेजेस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना होता है, मेन फंक्शन इसी का होता है। जो ये डेंड्राइट होती है ना, सारे मैसेजेस को यही रिसीव करेगी, यानी ये क्या होती है, रिसीविंग पार्ट। ये क्या होती है, रिसीविंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन। यहाँ से न्यूरॉन ने मैसेज लिया, साइटोन न्यूक्लियस, ये वाले पार्ट को जो मिडिल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं साइटोन, एंड ये लंबे वाले पार्ट को हम बोलेंगे, 3 पार्ट आपको हमेशा याद रखना है न्यूरॉन का, एक्सॉन। तो पहला पार्ट डेंड्राइट, दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट इज साइटोन एंड थर्ड पार्ट इज एक्सॉन। यही मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसमिट करके ये एंडिंग पार्ट पे ले आएगा, और ये फिर ये पार्ट ना दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा। यानी यहां से मैसेज रिसीव हुआ, यहां पे क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, यानी ये क्या हो गई, ट्रांसमिटिंग एंड। ये ट्रांसफर करती है, ये वाली एंड क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। अगर ये सेल इस तरह से नहीं काम करेगा तो फिर आपकी मैसेजेस वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, इट विल नॉट गेट ट्रांसफर्ड। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है वो समझना है डिविजन ऑफ लेबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन और होम्स, इंडियन होम में कितना सारा काम होता है ना। मम्मी का काम क्या होता है, खाना बनाना, घर देखना, और शी विल ऑल्सो गो टू द ऑफिस इफ शी इज़ वर्किंग, राइट। उनका सब
ये सब मैनेजमेंट वाला, बेसिकली मैनेजमेंट वाला काम होता है. फादर का काम होता है मोस्टली वर्क आउटसाइड एंड एवरीथिंग, एंड हमारा काम क्या होता है, पढ़ाई करना, जिसमें से बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अपना करियर सेट करना, राइट ना. यानी हम अगर हम किसी घर में रह रहे हैं तो भी हमारा काम क्या है, बटा हुआ है. देयर द लेबर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. सेम थिंग हैपन्स विथ आवर बॉडी ऑल्सो. सिमिलर थिंग हैपन्स विथ आवर बॉडी ऑल्सो. लेकिन ये जो डिवीजन है वो सिर्फ आपके किस में मिलता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये क्लियर कट डिवीजन आपको मिलेगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको ये क्लियर कट डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा. So we will understand what division of liver is further. Now, the shape and size, as I have already discussed, depends upon the function, specific function which they have to perform. For example, amoeba का यहाँ discussion हुआ है. Amoeba क्या है? Amoeba is, we will say that it does not have any shape. It is irregular in nature. जो उसका shape क्या होता है, irregular होता है. उसका ऐसे होता है ना. कहीं भी जाना हुआ है, मतलब ये शेप क्यों इस तरह से होता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से क्यों होता है, बिकॉज इसको ना एक एक्टिविटी करनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया. रिमेंबर, स्यूडो मीन्स फॉल्स, ये इस चीज़ का फॉर्मेशन करता है. पोडिया मीन्स फीट. यानी अगर ये फिक्स शेप का हो गया कि चलो ठीक है मैं रेक्टेंगुलर ही हो जा रहा हूँ, मैं तो अब चेंज ही नहीं होगा, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? नहीं. इसको अपना शेप चेंज करना है. दैट इज वाई दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल. इसीलिए इसका शेप क्या है, इररेगुलर है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको अपना खाना खाना है. तो खाना खाने के लिए क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा, फॉल्स फीट बनाएगा, और फॉल्स फीट बनाने के बाद क्या करेगा, ऐसे करता है कुछ. मान लीजिए ये प्रे है, इसको ये खाना मिलना है, धीरे धीरे ये फॉर्मेशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा. सॉरी, मैं फिर से बना रही हूँ, इसे सीडोपोडिया फॉर्मेशन बना रही हूँ. इसके अराउंड वो धीरे धीरे जो है अपना ये है सीडोपोडिया बनाना शुरू कर दिया. अब ये धीरे धीरे जो है खाने को पूरा एनसर्कल करना शुरू कर देगा, मतलब अपने अंदर लाना शुरू कर देगा. एंड उसके बाद क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल बना के खाने को अंदर ले लिया. एंड दिस इज नोन एज सीडोपोडिया. तो अगर मान लीजिए इसका शेप जो है ना फिक्स रहता, तो क्या ये एक्टिविटी हो पाती? नहीं हो पाती. तो क्या ये अमीबा खाना खा पाता? नहीं खा पाता. सो उसका जो भी अगर मान लीजिए इररेगुलर शेप का है, तो इसका भी एक क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है, वरना ये इस तरह का शेप होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. And in the example also I made you understood that why nerve cells have such a typical shape. पहले वो थोड़ा सर्कुलर शेप लिया है, फिर ब्रांचिंग निकाला हुआ है, फिर बहुत लंबा है. सी ये पूरा इस तरह का इतना टिपिकल शेप लेने की क्या जरूरत है, सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर सर्कल हो जाता ना. जितने भी लिविंग सेल होते हैं उनका एक अपना कैपेसिटी होता है कि एक सर्टेन बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, वरना सेल का कोई मतलब नहीं है बॉडी में. अगर सेल सिर्फ पड़ी हुई है ना बिना किसी फंक्शन के, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक रोल. सो उसमें तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई भी सेल है वो बिना काम के रहती ही नहीं है. इट हैज़ इट्स ओन फंक्शन टू परफॉर्म इनसाइड आवर बॉडी ना. इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि इतने सारे सेल्स होते हैं, मल्टीपल मिलियंस में सेल होंगे, है ना. हमारी किडनी में अगर बात करें तो किडनी में एक हमारा किडनी का फंक्शन क्या होता है, यूरिन बनाना. और यूरिन बनाने के अलावा वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना. ब्लड फिल्टर करेंगे तभी ना नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन में जाएगा. तो उस ब्लड को फिल्टर करने वाली जो बॉडी पार्ट होती है ना, जो फिल्टर करने वाली, वो भी क्या होती है, एक सेल ही तो होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन. उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन. किडनी का यही नेफ्रॉन एक्चुअली में ब्लड फिल्टर करके आपकी यूरिन बनाते हैं और प्रॉपर जो आपकी अच्छी ब्लड होती है वो आपकी बॉडी में दोबारा भेजता है. तो यानी अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है ना हमारी बॉडी में, तो वो एक पर्टिकुलर सेल के फंक्शन की वजह से ही हो रही है. एंड अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किडनी का समझा दिया कि उसका काम क्या है. नाउ स्टमक का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना. हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना. मतलब हर एक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में है ना हो रही है, वो क्या है, डिवाइडेड है. बॉडी एक ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी सिर्फ एक एक्टिविटी करे, नहीं. हर ऑर्गन क्या है, एवरी सिंगल ऑर्गन इज परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटी. एंड उस ऑर्गन में भी आपकी क्या होती है, जो सेल होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग एक्टिविटीज
परफॉर्म कर रही थी। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन सेल से आपके बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल से आपके बनेंगे, सेल से बनेंगे आपके टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल विल फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज विल फॉर्म different organ will form an organ system will form and organism. This thing you will always remember कि सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन से बन रहा है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। नाउ यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है। द टर्म गिवन हियर इज, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उसी तरह से आपकी सेल के अंदर भी कुछ आपके छोटे छोटे पार्ट होते हैं सेल को, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली। यानी सेल ऑर्गेनेली क्या हो गया? सेल के ही, दीज आर स्मॉलर सेलुलर कंपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड इनका भी क्या होगा ना, इनका भी क्या होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वरना वो सेल में प्रेजेंट ही नहीं होते। मतलब आप समझ लो कि हमारी बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स हैं या चाहे सेल है, सबका एक क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तभी वो प्रेजेंट है बॉडी में, एक्सेप्ट अ फ्यू ऑर्गन्स विच उनका कोई काम नहीं होता फिर भी वो प्रेजेंट होता है। दैट वी विल डिस्कस इन सम टाइम लेटर। नाउ इनका क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ही दिया हुआ है कि देर इज अ सेल ऑर्गेनेली, तो सेल ऑर्गेनेली बेसिकली क्या हो गया, these are the cellular components present within the cell and they have specific function. Now for example एक सेल ऑर्गेनेली का फंक्शन दिया है क्लियरिंग अप वेस्ट मटेरियल, जो ये आपकी वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का, मतलब एक तरीके से क्या है, वी कैन टेल इट एज अ गार्बेज बॉक्स ऑफ द सेल। इसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना जो सेल का है, वो लाइजोसोम क्लियर आउट करेगी। एंड एक और अगर हम लोग बात करें तो विल टेक एन एग्जांपल ऑफ राइबोसोम ऑल्सो। राइबोसोम का एक फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए राइबोसोम को वी विल कॉल इट एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। तो यानी जितने भी सेल्स होते हैं उनसे भी, उनके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल कंपोनेंट्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ना ये क्वेश्चन है आपको, जो आपको होमवर्क की तरह मैं दे रही हूँ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, एंड व्हाई इज द सेल नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड, वी विल स्टार्ट विथ व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। वैसे मैं बता ही चुकी हूँ, लेट्स डिस्कस इट वंस मोर। 3 बेसिक कंपोनेंट होता है, पहला है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक फ्लूइड पार्ट विच इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म, और एक सिंगल पार्ट जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये 3 बेसिक पार्ट अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी कोई भी सेल लिविंग सेल नहीं कहलाएगी। सो वी विल डिस्कस दिस इन द 3rd लेक्चर। अगर कोई भी डाउट हो, लेट्स प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड कल मैं 3rd पार्ट लाऊंगी, जिसमें हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके फंक्शन, सारी चीज़ें देखना शुरू करेंगे, एंड धीरे धीरे वी विल गो इनटू द सेल ऑर्गेनेली। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक्स अ लॉट।